तो बच्चों, हमारा वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर चल रहा था और उस चैप्टर में हमने पिछली क्लास में वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा था, है ना। हाँ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, राइट। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वो ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग डू योर सेल्फ जो क्वेश्चंस हैं इनमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक और क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 27 तक सारे कर लेना। तो ध्यान दीजिए, आप लोगों से जो है ना ये रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 27 तक फॉर्मूला चार्ट में जितने भी सवाल हैं फॉर्मूला चार्ट में ये आप सारे कर लीजिए, और जो जो सवाल आपसे नहीं आ रहे हैं सारे डाउट्स कलेक्ट कर लीजिए और सारे डाउट्स कलेक्ट करके मेरे से पूछ लीजिए, है ना। आप चाहें तो डाउट्स व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। चाहें तो डाउट्स जूम सेशन पे पूछ लीजिए, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे आज कॉलिजन पर। तो देखिए, कॉलिजन पर मैं बात करूंगा। कॉलिजन, दो चीज़ों की टक्कर। बहुत सिंपल सी बातें बोलूंगा मैं। सबसे पहले देखो बेटा, कॉलिजन दो चीज़ें टकराती कब हैं, बताओ। दो चीज़ें कब टकराती हैं, मैं बताऊँ। दो चीज़ें कब टकराती हैं? जब पास पास आती हैं, नज़दीक आएंगी जब तो टकराएंगी। अगर दो चीज़ें दूर जा रही हो तो कैसे टकराएंगी? बिल्कुल नहीं टकराएंगी, है ना। हाँ, अब देखिए, कॉलिजन बना रहा हूँ मैं, दो बॉल्स की कॉलिजन। आप थोड़ा सा कॉलिजन के सारे स्टेप्स चेक करना। मैं बहुत केयरफुली दो बॉल्स की कॉलिजन को डिस्कस करूँगा, है ना। आप लोग चेक करना। देखिए, मान लीजिए एक बॉल यहाँ है, मैं कॉलिजन डिस्कस कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। एक बॉल यहाँ है, मान लीजिए एक बॉल यहाँ है। अब ये दोनों बॉल्स पास पास आ रही हैं, दोनों बॉल्स एकदम पास पास आ जाती हैं। फिर देखिए क्या होता है, जब दो बॉल्स पास पास आ गई हैं तो ज़रा चेक करिए। अब वो और पास आना चाहती हैं, पास पास आ गई हैं और पास आना चाहती हैं, तो देखिए क्या होगा, दो बॉल्स और पास आ रही हैं। एक बार दो बॉल्स और पास आ रही हैं, चेक करना आप। ठीक है, पास आई, दो बॉल्स और पास आ रही हैं। मैं बॉल्स को और पास लेके आ रहा हूं, आप देखिए दो बॉल्स पास आ रही हैं। अब हो सकता है दो बॉल्स और पास आ रही हूं, है ना। पास में आने की तो बेटा ये है ना, दो बॉल्स और पास आ रही हूं, बुरा हाल हो गया है, पिचक गई हैं। क्या हो गया है? पिचक गई हैं। फिर क्या होता है, कॉलिजन कंप्लीट हो जाती है और पास नहीं आ सकती, दो बॉल्स और पास नहीं आ सकती। फिर दूर दूर हटना चालू होता है, तो देखिए क्या होगा, दूर दूर हटना चालू होगा। आप देखिए ये बॉल्स दूर दूर हट रही हैं, दूर दूर हट रही हैं, फिर और दूर दूर हट रही हैं, फिर और दूर दूर हट रही हैं। कॉलिजन कंप्लीट हो गई। अब आप इस प्रोसेस को समझिए बेटे। दो बॉल्स जब आ करके टकराती हैं तो चाहे कितनी ही मजबूत हो वो बॉल्स, चाहे स्टील की बनी हुई हो, है ना, तो भी, चाहे वो मजबूत से मजबूत पदार्थ की बनी हुई हो, डायमंड की बनी हुई हो, तो भी क्या होता है कि अगर ये दो बॉल्स आई हैं दूर से तो पहले ऐसा सीन बनेगा, बॉल्स टकरा रही हैं और टकराएंगी, बॉल्स का शकल सूरत बिगड़ जाएगा, चेहरा बिगड़ जाएगा, इनकी हालात बिगड़ जाएंगी। फिर ऐसा हो जाएगा, हो सकता है यहाँ तक भी बुरा हाल हो जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बात को समझिए। जब दो बॉल्स टकराएंगी तो भैया टकराएंगे तो एक बार तो शकल सूरत बिगड़ेगी। और ये जो शकल सूरत जो बिगड़ती है ना, बिगड़ती है, इसको पता है हम क्या बोलते हैं? ये जो शकल सूरत बिगड़ती है, इस प्रोसेस का नाम क्या है वो मैं बताता हूं। इस प्रोसेस का नाम है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इस प्रोसेस का नाम है इलास्टिक डिफॉर्मेशन।
ये डिफॉर्मेशन होता है, इलास्टिकली डिफॉर्म होती हैं बॉल्स। फिर क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, जो ये प्रोसेस होता है डिफॉर्मेशन के बाद वाला, दूर दूर जाने वाला जो प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं इलास्टिक रीगेन। इलास्टिक रीगेन, वापस से गेन होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज दी कॉलिजन। ये कॉलिजन का पूरा प्रोसेस होता है, राइट। अब आपको मैं कॉलिजन दो तरह की बताता हूँ, दो तरह की बताता हूँ, है ना। यहाँ से मैं एक बार जरा जगह देख लेता हूँ कि यहाँ तक बोर्ड खाली है क्या। चलिए एक काम करते हैं, इसको मिटा दूँ मैं इस डायग्राम को, है ना। हाँ, क्योंकि अब इसका कोई जरूरत नहीं है, समझ में तो आ ही गया, है ना। अब हम कॉलिजन के दो प्रकार बताएंगे, दो तरीके बताएंगे, टू टाइप्स ऑफ कॉलिजन। तो सभी बच्चे इस बात पर ध्यान देंगे। देखिए, इलास्टिक डिफॉर्मेशन तो आएगा ही आएगा, ये पक्का है, इसको कोई रोक नहीं सकता, है ना। हाँ, इलास्टिक डिफॉर्मेशन तो निश्चित आता है, लेकिन रीगेन हो जाता है, वापस से बॉल्स अपनी ओरिजिनल शेप में आने का प्रयत्न कर लेती हैं, कर लेती हैं। अब देखिए, कॉलिजन्स के दो टाइप हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो देखिए, सबसे पहले टाइप की जो कॉलिजन है, इसे हम कहते हैं इफ आफ्टर कॉलिजन, if after collision two bodies regain their original shape or shape and size after elastic deformation during the course of collision. आप समझिए, if after collision two bodies regain their original shape and size after elastic deformation ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉलिजन। एक्चुअल में क्या होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉलिजन क्या घटना घटित होती है। जब कॉलिजन होती है तो कॉलिजन का एक कोर्स होता है पूरा, कॉलिजन का एक प्रोसेस होता है पूरा। तो बेटे, कॉलिजन के प्रोसेस में जब दो बॉडीज इलास्टिकली डिफॉर्म होती हैं और फिर वो इलास्टिकली डिफॉर्म होने के बाद वापस से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेते हैं। रीगेन कर लेते हैं तो क्या होता है, रीगेन कर लेते हैं तो इसी को हम कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन। तो ऐसी कॉलिजन का नाम क्या है, इलास्टिक कॉलिजन। जब जब ऐसी कॉलिजन होती है तो इसे कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन का मतलब होता है फाइनली डिफॉर्मेशन इज जीरो, है ना। तो देखिए, सेंस ऑफ इलास्टिक कॉलिजन, सेंस ऑफ इलास्टिक कॉलिजन इज व्हाट इज, वो मैं बताता हूं, है ना। फाइनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज जीरो, इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज जीरो, इलास्टिक डिफॉर्मेशन जीरो हो जाता है। तो जब फाइनल इलास्टिक डिफॉर्मेशन फाइनली जीरो हो जाता है, बीच में क्या होता है वो एक अलग चीज़ है। जब बॉल्स टकराई आपस में, टकरा के आपस में पास आई, शक्ल सूरत खराब हुई, बिगड़ी, फिर बिगड़ा करके लास्ट में जाकर के शक्ल सूरत वापस से सही हो गई, इसे कहते हैं क्या कि फुल, मतलब फिर सही हो गए, 100% सही हो गए, 100% गेन। तो नो इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज देयर फाइनली, देन इट इज कॉल्ड एज इलास्टिक कॉलिजन, है ना। अब देखिए, इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होती है ना। तो देखिए, इलास्टिक डिफॉर्मेशन occurred during the course of collision
इलास्टिक डिफॉर्मेशन अकर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉलिजन, है ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉलिजन इज नॉट elastic deformation occur during the course of collision is not आप ये कहिए कि बॉडी ने जो है ना इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो गेन किया तो इज नॉट पॉसिबली रीगेन टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। आप थोड़ा समझिए इसको कि मैं कहना क्या चाहता हूं, है ना। हाँ, इलास्टिक डिफॉर्मेशन अकर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉलिजन इज नॉट पॉसिबली रीगेन्ड टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। वापस से शेप और साइज में नहीं आया है, तो उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन रह गया है ना। तो लिटिल डिफॉर्मेशन इज लेफ्ट, then the collision is called inelastic collision। एक्चुअली मैं आपको सच्ची बात बता दूं क्या, देखो जी, ये जो पहले वाली कॉलिजन होती है ना, ये तो हमारी जिंदगी में कभी होती नहीं है, क्योंकि आइडियल कॉलिजन, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि 100% इलास्टिक कॉलिजन हो जाए। कोई बॉडी 100% इलास्टिक होती ही नहीं है, तो कोई भी बॉडी इस दुनिया में 100% इलास्टिक होती ही नहीं है। तो क्या होता है, थोड़ी सी इनइलास्टिसिटी जरूर होती है। तो यानी जनरल कॉलिजन तो यही है। ये तो हम केवल बातें करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, है ना। हाँ, पढ़ाते क्यों हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में इससे कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर होते हैं और काफ़ी यूज आता है लाइफ के अंदर। तो अब मैं आपको टाइप्स ऑफ कॉलिजन के बारे में 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा। मैं आपको क्या क्या कॉलिजन पढ़ाऊंगा वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। हम किस किस तरह की कॉलिजन को डिस्कस करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। ध्यान दीजिए जी। हाँ, तो लुक ओवर हियर। सबसे पहली कॉलिजन हम डिस्कस करेंगे हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। एक्चुअली हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या है? हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन का मतलब है वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन कॉलिजन। वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन कॉलिजन। हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन कॉलिजन। ठीक है, चलो अब देखो नंबर 2। हेड ऑन इन इलास्टिक कॉलिजन, वो तो हम कर ही लेंगे। इन इलास्टिक कॉलिजन, अब आप एक बात समझ गए होंगे पक्का कि ये वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन कॉलिजन तो है, लेकिन इन इलास्टिक है ना। इसको आप ये कह सकते हैं ये इलास्टिक है और वो अनइलास्टिक है ना। हाँ, तो इन इलास्टिक एक्चुअली क्या है कि स्ट्रेट लाइन कॉलिजन होने का मतलब ये नहीं कि इलास्टिक होगी। तीसरा हम बात करेंगे ऑब्लिक इलास्टिक कॉलिजन। ऑब्लिक इलास्टिक कॉलिजन है ना। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे ऑब्लिक इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है जी, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं 1 बाय 1 बात करना। ठीक है, इलास्टिक का मतलब ये होता है कि नो लॉस ऑफ एनर्जी। 100% अगर इलास्टिक होती है तो उसे हम कहते हैं नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो देखिए जी, सबसे पहला काम क्या है, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। राइट, तो देखो हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, एक बॉल है बेटा, एक दूसरी बॉल है बेटा,
इस बॉल का मास m1 है, इस बॉल का मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, दोनों टकराती हैं, डिशुम डिशुम करती हैं, डिशुम डिशुम के बाद में फाइनली ऐसा हो जाता है, ये m1 है, ये m2 है, इसका वेलोसिटी v1 होता है, इसका वेलोसिटी v2 होता है ना। अब देखिए हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, इसका मतलब होता है यहाँ पर दो चीज़ें होंगी हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक है, लॉस का काम ही नहीं है ना, कहाँ जाएगी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें होंगी, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ओके, ध्यान दीजिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का जो लॉ है ये आपको पता है, पहले ही बता दिया हमने, मैं एक बार दोबारा आपको याद दिला देता हूँ, है ना। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखिए क्या है लॉ, लॉ ये है इफ एक्सटर्नल फोर्स, if external force F is 0 then, if external force F is 0 then dp upon dt is 0, है ना, F equal to dp upon dt, तो dp upon dt is 0, dp upon dt 0 है तो p क्या हो जाएगा, p कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये आपके ये जो दो बॉडीज हैं ये आपस में टकराएंगी, टकराने के बाद दूर दूर हो गई, अब हम इसके ये दोनों लॉ लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले पहला लॉ लगा रहा हूँ, फर्स्ट लॉ, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। क्या है, बहुत सिंपल लिखूंगा मैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। आपको वेक्टर का साइन लगाने की इच्छा हो रही है, लगा लो, है ना, हाँ लगा लीजिए, कोई खास बात नहीं। अब मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ, है ना। अभी क्या लिखा मैंने, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम, इक्वलिटी साइन है यहाँ पर, है ना। जो इनिशियल था m1 u1 प्लस m2 u2, m1 v1 प्लस m2 v2, वो फाइनल हो गए, करेक्ट। अब देखो मैं इसका यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ m1, जरा चेक करना, आप लोग चेक करना, प्लस m2, सॉरी बराबर m2 कर दो, बराबर m2। देखना जरा मैं लिख रहा हूं v2 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, चेक करिए प्लीज, बोलिए हाँ। ये क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखिए अब हम दूसरा बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा। देखिए कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। एक मिनट जरा, हाँ जी, सो प्लीज लुक ओवर हियर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं लिखूंगा इसको हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। चलिए m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। आप जरा चेक करना, मैं इसको रीराइट किया है मैंने, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ, ये हाफ हाफ कट गया बेटा, m1 को कॉमन ले लिया एक तरफ,
m2 को कॉमन ले लिया एक तरफ, करेक्ट। अब आप देखना, इसको मैं लिख रहा हूँ m1, मैं इसको देखना क्या लिख रहा हूँ, आप लोग चेक करना, मैं इसको लिख रहा हूँ u1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर, है ना, इंटू u1 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बराबर m2। जरा यहां देखना, v2 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर इंटू v2 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, चेक करिए आप। ठीक है जी, ये आया। अब आप एक काम करिए कि ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दो इसको, क्या बोल दो इसको, इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, डिवाइड करिए। जब आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो देखो m1 से m1 की नमस्ते हो जाएगी, u1 माइनस v1 कैंसिल हो जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ, तो देखो जी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो क्या है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ u1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर बराबर u2 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। आप चेक कर दीजिए प्लीज, ऐसा आया क्या, ये डिवाइड करने पर आया साहब, 2 में 1 का डिवीजन किया तो ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। अब मैं इसको यहाँ लिखूंगा सबसे ऊपर, रीराइट करूंगा, तो देखिए मैं जब लिख रहा हूँ यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मैं रीराइट कर रहा हूँ, द सेम थिंग आई एम गोइंग टू राइट डाउन, है ना। देखो मैं लिख रहा हूँ, आप देखना मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा, आप लोग जांच करेंगे। v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर इट इज इक्वल टू माइनस, चेक करिए u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, चेक करो, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर इज माइनस u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, है ना। इसको हम कहते हैं v1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, इसको कहते हैं माइनस u1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान दो, इसको क्या बोलते हैं, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी इट इज इक्वल टू माइनस इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। इसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। दिस इक्वेशन is called Newton's equation of head on elastic collision, है ना सर। ये न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है। इसमें क्या होता है कि आप ये कहेंगे कि एज पर दिस न्यूटन्स इक्वेशन, मैं यहाँ पर बोलूँगा कुछ, आप देखना मेरा स्टेटमेंट चेक करना कि स्टेटमेंट क्या आ रहा है। मैं पता है क्या बोलूँगा, इसको मैं ऐसे बोलूँगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आप वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, आफ्टर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन।
relative velocity of separation after head-on elastic collision is relative velocity of separation after head-on elastic collision is equal and opposite. इक्वल बोलो, आप इक्वल बोलो, वही काफी है ना। अभी अब मैं समझा दूंगा कि अपोजिट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा क्यों। तो ध्यान दीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग क्लोजर। हाँ, अब आपको देखो अपोजिट वर्ड का सेंस समझ में आएगा। क्लोजर बिफोर कोलिजन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आप इस स्टेटमेंट के पीछे पूरा का पूरा अगर लॉजिकली जो है ना बातों को समझेंगे तो आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग क्लोजर बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले वो पास आती है, कोलिजन के बाद दूर हटती है। दिस साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दिस। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूं। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, हाँ जी, तो नेगेटिव साइन जो है ना, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अप्रोचिंग क्लोजर, indicates negative sign indicates approaching closure before collision and receding away after collision. ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है जी। अब आप देखो कि ये जो आपकी हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन थी, इसके मैं रिजल्ट निकाल देता हूं, है ना। अभी तक तो हम केवल कोलिजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब मैं इसके रिजल्ट निकाल देता हूं। तो देखिए रिजल्ट क्या है। ये मिटा दे रहा हूं मैं, आप वीडियो पॉज करके इसको जो है ना नोट कर लीजिए आप। अब आप ध्यान दो कि हमारे क्या क्या रिजल्ट रहे। तो हमारे यहाँ पे कुल मिलाकर के 3 इक्वेशंस में हमने सारी बात की। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन तो क्या थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेकंड इक्वेशन क्या थी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो आपका जो सबसे पहली इक्वेशन थी वो थी अब देखो क्या हुआ इसमें, m1 को इधर ले गए, m2 को इधर ले गए, वो सब तो प्रोसेस था बेटा, है ना। तो वो हमने इसको इधर लिखा, उसको उधर लिखा, दैट ऑल इज व्हाट प्रोसेस, उसमें कोई जोरदार बात नहीं थी। इसी तरीके से यहाँ पर हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये लिखा, फिर हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। ये सब क्या था, कुछ नहीं, प्रोसेस था, है ना। अब देखो इसमें हमने इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, वो क्या सेटिंग बजी थी और कुछ नहीं। अब फाइनल ये वाली चीज जोरदार है, असली चीज ये है कि ये आपका रिजल्ट है ना, माइनस U2 बेटा। अब ध्यान दीजिए आप, मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। देखो आपकी जो पहली वाली इक्वेशन है ना, वो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, उसको जैसे हमने पिछली बार ऐसे लिखा था, ना V1 माइनस V2, और क्या लिखा था इधर M2 या M1 को लिखा था इधर करके U1 माइनस V1 लिखा था, है ना। हाँ सॉरी, आप देखिए मैंने क्या लिखा था, U1 माइनस V1 लिखा था, है ना, और उधर क्या लिख दिया था, M2 V2 माइनस U2, ऐसा लिख दिया था। अब आपकी जो दूसरी इक्वेशन, वो सॉरी थर्ड नंबर की इक्वेशन है, ये हमारी 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। जो आपकी ये तीसरी इक्वेशन है, इस तीसरी इक्वेशन पता है मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार इसको मैं M1 से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, M1 से मल्टीप्लाई करूंगा। M1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सोचो क्या क्या आएगा, जो भी आएगा, तो अपने पास M1 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा कुछ,
m1 से मल्टीप्लाई करके आएगा जब यहाँ पे, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा इक्वेशन को। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास V2 आ जाएगा। फिर अगली बार में इस इक्वेशन को मैं m2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और m2 से मल्टीप्लाई करके जब मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास में V2 आ जाएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार मेरी बात वापस से सुन लीजिए, है ना। हाँ, मतलब कुछ नहीं, ये सब केवल इक्वेशन सॉल्यूशन है। इसको आप m1 से मल्टीप्लाई करिए, m1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कर दिया, m1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, लिख दिया। अब आप क्या करो, इसको जोड़ दो उसके अंदर। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 ऐड कर दीजिए। ये इक्वेशन 1 है, आप इक्वेशन 3 ऐड करिए m1 से मल्टीप्लाई करके। एंटायर इक्वेशन को आप m1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। आपके पास में जो है ना V2 की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? V2 की। आपके पास जो भी आएगी V2 की वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट। जब आप इस इक्वेशन को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? m2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड करेंगे इक्वेशन 1 में, तो पता है क्या आएगा? आपकी V1 की वैल्यू आ जाएगी। यानी आपके पास V1 और V2 की वैल्यू आ जाएगी। आप करके देख लीजिएगा। मैं V1 की वैल्यू लिखने जा रहा हूं, है ना, मैं V2 की वैल्यू लिखने जा रहा हूं। अब यहाँ पर मैं V1 की वैल्यू लिखूंगा, V2 की वैल्यू लिखूंगा, तो आपको ये चेक करना है कि सर ने जो वैल्यू लिखी है वो सही लिखी है क्या, है ना। कैसे चेक करोगे आप? नोट्स में से देख के चेक करोगे क्या, या फॉर्मूला चार्ट में से देख कर चेक करोगे? नहीं जी, ना 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 ना, ऐसे चेक नहीं करना है। मैं यहाँ वैल्यू लिखूंगा इसकी, है ना, तो फॉर्मूला चार्ट में से देख करके लिख दूंगा मैं तो वैल्यू। उसका क्या महत्व है? महत्व इसका है कि आप बाकायदा इसको m1 से मल्टीप्लाई करो, उसमें से जो मैंने कहा ऐड करो, फिर क्या करो, m2 से मल्टीप्लाई करो, फिर मैंने कहा सब्ट्रैक्ट करो, और या ऐड करो, जो भी करो, मतलब आपका प्रोसेस है V1 V2 निकालने का, तो वो आप करिए। और आप करने के बाद फिर चेक करिए, आपका रिजल्ट ये आएगा। और अगर मान लो न आता है तो आप फिर जूम सेशन में मेरे से डिस्कस करो कि सर आपने कहा तो था लेकिन आया नहीं, ऐसे बोल देना जूम सेशन में, है ना। हाँ, सब बच्चे ऐसे बोलेंगे हैं कि सर आपने कहा तो था लेकिन आया नहीं है, आप झूठ बोलते हो, तो अब आप करके बताओ जरा, ऐसे बोल देना, है ना। हाँ, सब बच्चे ऐसे बोलेंगे। चलो अब इधर देखो, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 वेक्टर 2m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका रिजल्ट आएगा V1 का। अब V2 का लिख रहा हूं मैं, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 वेक्टर प्लस 2m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि सर क्या हम इसको याद रखें, क्या हम इसको याद रखें? तो देखो, वैसे तो इसको याद रखना बड़ा आसान है। आप देखो कैसे याद रखना आसान है। m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, सब जगह m1 प्लस m2 है, राइट। V1 यहाँ m1 माइनस m2 और u1 है, यहाँ पर 2m2 u2 है, करेक्ट। यानी कि जब 1 है तो यहाँ पर m1 माइनस m2 है, यहाँ u1 है, करेक्ट। जब ये 2 है तो यहाँ m2 माइनस m1 है, यहाँ u2 है, वहाँ 2m1 u1 है। अच्छा, वैसे याद करने का आपको प्रयत्न नहीं करना। वो क्या होगा कि जब आप बहुत सारे सवाल निकालेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करने में आपको बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बार बार जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर याद हो ही जाएगा, हैं। याद क्यों करें? देखिए, दो बातें होती हैं, एक तो आप याद करते हैं और एक याद हो जाता है। याद करना बहुत बड़ा पाप है, याद हो जाना बहुत अच्छा कार्य है, पुण्य का कार्य है, याद हो जाता है तो। और याद करते हो रट रट करके याद करते हो, तो वो क्या है, वो आपका थोड़ा अच्छा नहीं है, राइट। चलिए अब मैं आपसे बात करूंगा आगे की कि सीन क्या है। देखो बेटा, अब आपको केसेज बताएंगे हम, 3 इंपॉर्टेंट केसेज, या 2 इंपॉर्टेंट केसेज काफी है, 3 की जरूरत ही नहीं है ना। 2 केसेस, देखिए क्या क्या है केसेज। पहला केस है m1 बराबर m2 हो तो क्या होगा। इफ 2 कोलाइडिंग बॉडीज आर ऑफ सेम मासेज, है ना, m1 बराबर m2 बराबर m। इफ 2 कोलाइडिंग बॉडीज आर ऑफ सेम मासेज,
सेम मास है जी, सेम मास है, दो सिमिलर मास की बॉडी जो है कोलाइड करती है तो क्या होता है। देखिए सिमिलर मास की बॉडी जब कोलाइड करती है तो क्या होता है, आप देखिए m1 बराबर m2 करो तो आपका v1 आ जाएगा, v1 बराबर बताओ क्या आएगा, करो m1 बराबर m2 तो ये 0 आ जाएगा, ये m1 बराबर m2 तो ये v1 बराबर आ जाएगा u2, v1 बराबर क्या आ जाएगा u2 राइट। फिर आप बताओ ये m1 बराबर m2 करो तो v2 बराबर क्या आ जाएगा, u2 बराबर आ जाएगा राइट। ये चीज आ जाएगी आपकी। अब जब ये चीज आपकी आ जाएगी तो इसको कहते हैं कि अगर दो बॉडीज, इफ टू बॉडीज ऑफ सेम मास, इफ टू बॉडीज ऑफ, ध्यान दो, इफ टू बॉडीज ऑफ सेम मास undergo head on elastic collision, head on elastic collision, तो देखो क्या क्या होने वाला है। इफ टू बॉडीज ऑफ सेम मास undergo head on elastic collision then their velocities get exchanged या इंटरचेंज लिखो है ना, their velocities get interchanged, एक दूसरे से चेंज हो जाती है। तो देखिए इफ टू बॉडीज ऑफ सेम मास अंडरगो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन देन देयर वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज्ड, 1 2 का हो जाता है, 2 1 का हो जाता है। ये क्या लिखा, ये u1 आएगा ना यहाँ पर, हाँ यहाँ पर u1 आएगा राइट। तो इफ टू बॉडीज ऑफ सेम मास अंडरगो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन देन देयर वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज्ड, आप यहाँ m1 बराबर m2 रख के चेक कर सकते हो, देयर वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज्ड and hence their momenta get interchanged, their linear momenta get interchanged। भाई उसकी वेलोसिटी चेंज हुई ना तो नेचुरल है कि जो मोमेंटम है वो भी इंटरचेंज हो गए है ना, एंड हेंस देयर मोमेंटा get interchanged and hence their kinetic energies also interchanged। भाई वेलोसिटी बदल गई, मास सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो गई, इंटरचेंज हो गई, जो पहले की थी वो दूसरे की हो गई, तो दूसरे की थी वो पहले की हो गई। होता क्या है कि जो पहले वाली बॉडी रुकी हुई थी वो बाद वाली चल देगी, अगर मान लो पहले वाली चल रही थी बाद वाली रुकी हुई थी तो बाद वाली चल देगी, पहले वाली रुक जाएगी, जैसा हो रहा था उसका उल्टा हो जाएगा मतलब, ठीक है। ये ऐसा होगा अगर इक्वल मास वाली बॉडीज हैं तो, इक्वल मास वाली बॉडीज है तो ऐसा होगा बेटा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरा केस, सेकंड केस। हमने कहा ना 2 केसेज आते हैं, तो सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है अगर m1 वेरी ग्रेटर देन m2 हो, यानी m2 बेचारा और m1 तगड़ा है ना, m1 बहुत भारी बॉडी हो और m2 बहुत हल्की बॉडी हो, जैसे एक बॉडी रेलगाड़ी हो, और दूसरी बॉडी एक बॉल हो, कि कोई से बॉल आ रही थी फुटबॉल, रेलगाड़ी जा रही थी, रेलगाड़ी से टकराई, अब बताओ क्या होगा, समझ रहे हो ना, वो वाला सीन है ये। तो मैं बताता हूँ, जब m1 वेरी ग्रेटर देन m2 है तो आपको मैं बताता हूँ रिजल्ट क्या आएगा, v1 इज इक्वल टू आएगा u1। एक्चुअली पता है क्या है, आपके जो वो 2 फॉर्मूले थे ना v1 v2 के, उसमें आप m2 को 0 कर दो, क्योंकि m2 बहुत ही हल्की है। तो आपके जो 2 फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे ना यहाँ पे, v1 बराबर क्या लिखवाया था, v1 बराबर मैंने लिखवाया था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1,
और 2 m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपका m1 बहुत बड़ा है, m2 जीरो है, m2 को जीरो लिखो, वहाँ भी m2 को जीरो लिखो, तो v1 बराबर u1 आएगा। और दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसमें भी आप m2 को जीरो लिखो, उसमें भी आप m2 को जीरो लिखो, है ना। तो देखो क्या आएगा, जब आप m2 को जीरो लिखोगे तो v2 क्या था आपका, v2 आपका ये था, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 वैक्टर प्लस 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये था बेटा। तो जो v2 आएगा ना उसमें आपको m2 को जीरो लिखना है, m2 को जीरो लिखना है, m1 तो आपका रहेगा। अब देखो ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस u2 प्लस 2u1, ये चीज आएगी, ये v2 आ जाएगा, करेक्ट। चलिए ये चीज हो गई ना। अब आप देख लो कि ये बात हो गई, 2 केसेस ये आपके कंप्लीट हो गए। तो ये सारा डिस्कशन हमारा किसका था, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन का था। अब हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है 100% एनर्जी जो है कंजर्व नहीं रहती, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है। इसका मतलब हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ है वो नहीं लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ नहीं लगाएंगे, है ना। चलिए तो देखो आप, एक मिनट जरा, हाँ जी, चलिए तो मैं इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूँ। हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन, है ना, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन है तो आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये तो अप्लाइड होता है, करेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसलिए अप्लाई होता है क्योंकि जो भी कुछ घटनाक्रम घटित हो रहा होता है, जो भी कुछ ढिसुम ढिसुम हो रही होती है, दो वॉल्स में हो रही होती है, बाहर से कुछ भी नहीं हो रहा होता है, इट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट वाला आपका जो है इसके अलावा वो होता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये कंजर्वेशन फेल हो जाता है, ये कंजर्वेशन आपका फेल हो जाता है, राइट। अब जब ये कंजर्वेशन फेल हो जाता है तो न्यूटन्स लॉ का क्या हाल होता है वो मैं बताऊँ। तो जो न्यूटन्स इक्वेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। न्यूटन्स इक्वेशन फॉर हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन, न्यूटन्स इक्वेशन फॉर हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। तो न्यूटन्स इक्वेशन जो है हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन, ये क्या है, ये क्या है, देखो इसके बारे में मैं बात करता हूं कि आपकी जो ये इक्वेशन है ये ऐसी हो जाएगी, v1 माइनस v2 इक्वल टू माइनस u1 माइनस u2, ये आपकी इक्वेशन थी ना। अब यहाँ पे एक फैक्टर और आ जाएगा, स्मॉल ई, ये इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पर ये स्मॉल ई इन्वॉल्व हो जाएगा। इस ई को पता है क्या कहते हैं, ई को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ना। ये क्यों होता है, क्योंकि आपका लॉस हुआ है और उस लॉस को काउंटर बैलेंस करेगा, मतलब इक्वेशन को बैलेंस कर देगा। ये जो इक्वलिटी साइन है ना, ये इक्वलिटी साइन को बैलेंस करेगा। तो अब देखिए क्या होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। स्मॉल ई को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चेक करना जरा, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर अपॉन u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको मैं कहता हूं E इक्वल टू माइनस, इसको कहेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसको कहते हैं
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पास आने की इस वेलोसिटी, अप्रोच माने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये ई होता है ना। ई की जो वैल्यूज होती है ना बेटा, ई इज 0 टू उसके, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू ई एंड इट इज, ये आपका वैल्यूज होती है, मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होती है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है ना। अगर ई बराबर 0 हो तो, ई बराबर 0 हो तो इसको कहते हैं जोरदार इन इलास्टिक, ई इक्वल टू 0 हो तो जबरदस्त इन इलास्टिक है ना। हाँ, तो दिस इज कॉल्ड एज फुल्ली इन इलास्टिक कोलिजन। ई इक्वल टू 0 को क्या कहेंगे, फुल्ली इन इलास्टिक कोलिजन, है ना। ई इक्वल टू 1 को क्या बोलेंगे बेटा, ई इक्वल टू 1 को क्या बोलेंगे, फुल परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, है ना। ओ सॉरी, परफेक्टली इलास्टिक, फुल्ली इलास्टिक है ना, परफेक्टली इलास्टिक बोल दो, फुल्ली इलास्टिक बोल दो, एक ही बात है, परफेक्टली इलास्टिक। आइडियल कोलिजन होती है ये वाली कोलिजन, ध्यान दीजिए, ये कोलिजन आइडियल होती है ई इक्वल टू 1, ई इक्वल टू 1 में कोई लॉसेज वगैरह नहीं होते, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है। और वो क्या होती है, फुल्ली इन इलास्टिक कोलिजन होती है। इन इलास्टिक कोलिजन तो रोज ही दिखते हैं अपने को चारों तरफ, है ना। जैसे एक ट्रक और दूसरे ट्रक की टक्कर हो गई, अब 2 ट्रकों की टक्कर हो गई तो भैया क्या है, फुल्ली इन इलास्टिक कोलिजन है ना। एक मोटरसाइकिल वाला रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा था, एक मोटरसाइकिल चलाने वाला रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा था, ट्रेन आ रही थी, डिशूंग हो गई। अब ट्रेन ने मोटरसाइकिल को पकड़ लिया और घसीट करके लास्ट तक ले गई, क्या था, फुल्ली इन इलास्टिक कोलिजन है। ये तो बहुत एग्जाम्पल हैं, लेकिन इलास्टिक कोलिजन ई इक्वल टू 1 वाला जो है ना, ये आइडियल केस है, हमारी जिंदगी में नहीं पाया जाता है, आइडियल केस हमारी जिंदगी में नहीं पाया जाता है। चलो अब देखिए, हम बात करेंगे ई इक्वल टू 0 वाली, ई इक्वल टू 1 वाली बात तो हम कर चुके, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वाली बात तो हम कर चुके। अब हम ई इक्वल टू 0 वाली बात करेंगे, तो आई एम टॉकिंग अबाउट ई इक्वल टू 0, यानी कंप्लीट इन इलास्टिक कोलिजन, फुल्ली इन इलास्टिक कोलिजन। देखिए, फुल्ली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, अगर यहां पर एक बॉल है, मान लो m1, ये बॉल मान लीजिए u1 स्पीड से आ रही है, यहाँ पे एक बॉल है m2, मान लो चुपचाप रखी हुई है ना, चुपचाप रखी हुई है, इसकी स्पीड 0 है मान लो, है ना। तो अब ये डिशूम करेगी, डिशूम करके ये दोनों मिल जाएंगी, एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, है ना। तो ये m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब ये एक साथ चलेंगे, इसको कहते हैं v वेक्टर फाइनल। आप देखो लॉजिक क्या है इसके अंदर, क्यों चलेंगी वो साथ साथ, साथ साथ क्यों चलेंगी जी, कारण क्या है, देखो मैं बता देता हूँ, कारण बिल्कुल साफ सुथरा है ना, यहाँ पे बता दो, चलो यही बता देते हैं। देखो इधर देखो, आपका फॉर्मूला था v1 माइनस v2 बराबर माइनस ई u1 माइनस u2, ये फार्मूला था बेटा। पुट ई बराबर 0, ई बराबर 0 पुट कर दो जल्दी से, जैसे ही आप ई बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो आपका v1 वेक्टर बराबर v2 वेक्टर आ गया, यानी कि दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से चलेंगी, बोथ बॉडीज विल मूव टुगेदर, बोथ बॉडीज विल मूव टुगेदर विथ सेम वेलोसिटी। भाई ऐसा है ना, जब सेम वेलोसिटी है तो अब अलग अलग चल ही नहीं सकती, वो सेम वेलोसिटी है तो अलग अलग चल ही नहीं सकती। ध्यान दीजिए, सेम वेलोसिटी है, हाँ सेम स्पीड नहीं है, सेम स्पीड नहीं है, गलतफहमी में मत आ जाना। फिर से सुनो मेरी बात, फुली इन इलास्टिक कोलिजन ई इक्वल टू 0 आपने रखा तो v1 बराबर v2 आ गया, तो v1 वेक्टर बराबर v2 वेक्टर, इट मींस फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बोथ बॉडीज आर इक्वल।
इक्वल। बेटे दो बॉडीज की जब वेलोसिटीज फाइनली इक्वल हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, फुल्ली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब दो बॉडीज एक सेम वेलोसिटी से चलेंगी, इसका मतलब साथ साथ ही चलेंगी, है ना, टक्कर हुई है और टक्कर के जस्ट बाद सेम वेलोसिटी से चलेंगी, कैसे अलग अलग हो जाएंगी, तो अलग अलग हो ही नहीं सकती, चिपक गई हैं, स्टक होती हैं, तभी वो चलेंगी साथ साथ। टक्कर तो हुई। अब देखो बड़ी सिंपल सा लॉजिक है, टक्कर हुआ यानी दोनों बॉडीज आपस के कांटेक्ट में आई। अच्छा अब टक्कर कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद दोनों को एक साथ चलना है, दोनों की सेम वेलोसिटी होनी है, तो अलग अलग चल ही नहीं सकती, वो चिपक करके ही चलेंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन बॉडीज को कलेक्ट होना पड़ेगा, एक साथ जुड़ना पड़ेगा। अब देखिए मैं यहाँ पर एक साथ जोड़ करके उनकी कैलकुलेशन करता हूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या होता है। तो मैं कहूँगा m1 u1 वेक्टर प्लस m2 0 इट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी वेक्टर। तो बेटा वी वेक्टर कितना आ गया, वी वेक्टर आ गया m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। आप चेक करिए, राइट। जब आपके पास में ये वी वेक्टर आ गया है तो अब देखो क्या होगा। अब मैं कहूँगा कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है जी, फाइनल बराबर हाफ, दोनों को ऐड कर दीजिए m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, आप इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करिए m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर। चेक करो ये फाइनल एनर्जी है ना, इट इज काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखो क्या होने वाला है, इसको आप डिवाइड करिए, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिसो डिसो, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन फाइनल मैं यहां से कर रहा हूं, आप लोग चेक करेंगे। अच्छा तो चेक करो आप, देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल का रेशियो ग्रेटर देन बनाया है, ग्रेटर देन बनाया है, इसका मतलब इट मीन्स श्योर लॉस हुआ है, बाद वाली कम है, बाद वाली कम है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इट इज वेरी कंफर्म, इट मीन्स एनर्जी लॉस इज टेकिंग प्लेस, एनर्जी लॉस इज टेकिंग प्लेस। अब देखो एनर्जी लॉस कितना होगा, तो मैं बता रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। मैंने क्या किया है, डिवाइडेंडो का रूल लगाया है, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो मैंने पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था क्या, तो मैंने डिवाइडेंडो वाला रूल लगा दिया। यहाँ पर मैंने इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल किया है। अब देखो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल किया है, वही चीज़ मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगा। तो m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन क्या m1, एक मिनट जरा, अपॉन m1 प्लस m2 सॉरी, ठीक है। अब आप देखो क्या आया, ये आया है m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये है। पता है इसको क्या कहता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसको लॉस कहता हूँ, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बोलता हूँ। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, इट इज m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू व्हाट, इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना। अच्छा अगर कोई व्यक्ति आपसे परसेंटेज लॉस पूछे तो, परसेंटेज लॉस पूछे तो कुछ मत करिए, मस्ती मारिए, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका परसेंटेज लॉस आ जाएगा।
ये सब बातें क्या थी? ये सब बातें थी हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। तो बेटे आज हमने बच्चों क्या क्या पढ़ा? हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन पढ़ा और हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ा। कल हम ऑब्लिक कोलिजन पढ़ेंगे और ऑब्लिक कोलिजन पढ़ने के साथ साथ इस चैप्टर का जो है ना थ्योरेटिकली समापन समारोह करेंगे। थ्योरेटिकली समापन समारोह होगा। कल हम इसकी ऑब्लिक कोलिजन पढ़ेंगे, राइट, है ना? यस। तो कल हम इसको समाप्त कर देंगे चैप्टर को। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फॉर्मूला चार्ट में जो डाउट्स दिए हुए हैं वो सारे डाउट्स आप करिए, राइट। मैं इसकी डीपीपी भेज दूंगा वर्क एनर्जी पार्क की। ओके फाइन, नमस्ते।